अध्याय 1। रात के ठीक 11:45 पर वाशी टोल नाका के पास खड़ा एक पुराना ट्रक धीरे धीरे स्टार्ट होता है। उसका इंजन कुछ पल कांपता है, फिर एक भारी आवाज के साथ जोर से गरज उठता है। ट्रक नंबर MH4 एकची 9999। माल इलेक्ट्रॉनिक्स का कंसाइनमेंट। डेस्टिनेशन पुणे। राजू यादव, उम्र लगभग 45 साल, इस ट्रक का ड्राइवर है। उसकी आंखें नींद से भरी हुई हैं, लेकिन पहियों के नीचे दौड़ते सफर की आदत ऐसी है कि बिना ड्राइव किए नींद नहीं आती। धीरज, बैग अंदर रखते और साइड मिरर सीधा करते, राजू ने अपने नए क्लीनर से कहा। धीरज, जिसकी उम्र मुश्किल से 22 होगी, थोड़ा डरपोक किस्म का लड़का था। ये उसका पहला लंबा सफर था, और वो भी रात के वक्त उस हाईवे पर जिसके बारे में उसने कई कहानियां सुनी थी। राजू भैया। हाँ, क्या ये वही रास्ता है जहां सफेद साड़ी वाली औरत दिखती है? राजू ने एक गहरी सांस ली। तू बहुत फालतू बातें सुनता है। ये सब ट्रक वालों की बनाई कहानियां हैं, कोई औरत नहीं होती। लेकिन राजू झूठ बोल रहा था। उसे पता था कि 13 किलोमीटर आगे घाट का जो मोड़ आता है, वहां कुछ तो है जो हर बार बदल जाता है। ट्रक अब नेशनल हाईवे 48 पर बढ़ चुका था। चारों तरफ सन्नाटा था। स्ट्रीट लाइट्स एक एक कर पीछे छूटती जा रही थी। रात का कोहरा बढ़ रहा था, और तभी ठीक 11:57 पर धीरज ने सामने देखा। सड़क के एक कोने पर एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी में। उसका चेहरा झुका हुआ था, बाल खुले थे, और जैसे ही ट्रक पास पहुंचा वो सड़क के बीचों बीच आ गई। भैया, ब्रेक! राजू ने झट से ब्रेक मारा। ट्रक रुकते रुकते झटका खा गया, लेकिन सड़क खाली थी। वो औरत गायब थी। धीरज कांप रहा था। मैंने सच में देखा, वो यहीं थी, सफेद साड़ी में। राजू चुप रहा। उसने देखा, ट्रक के साइड मिरर में एक धुंधली परछाई अब भी झलक रही थी। अध्याय 2। घाट की चुप्पी। ट्रक दोबारा स्टार्ट हुआ। राजू ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके चेहरे पर एक हल्की बेचैनी तैर रही थी। धीरज अब पूरी तरह चुप हो गया था। उसकी सांसें तेज थीं और हाथ कांप रहे थे। ट्रक अब पनवेल से आगे निकल चुका था, और जल्द ही खोपोली घाट शुरू होने वाला था। एक ऐसा हिस्सा जो दिन में भी घना और रात में लगभग निर्जन लगता है। कोई स्ट्रीट लाइट नहीं, सिर्फ ट्रक की हेडलाइटें और घाट की घुमावदार सड़कें। राजू ने स्टीयरिंग कसकर पकड़ा। ध्यान से देखना, ये घाट का हिस्सा खराब है, उसने कहा। भैया, वो औरत, वो तो सच में थी ना? धीरज की आवाज कांप रही थी। राजू ने पहली बार कुछ माना। हाँ हाँ, मैंने भी देखा था, लेकिन तू चुप रहा है। जो नहीं दिखता वही अच्छा है। घाट के अंदर घुसते ही ट्रक के रेडियो से धीमी धीमी आवाज आने लगी। कभी जो बादल बरसे। रेडियो ऑन किया क्या? नहीं भैया, ये अपने आप चालू हो गया। राजू ने रेडियो बंद कर दिया, लेकिन वो फिर से खुद ब खुद चालू हो गया। रुक जाओ दिल दीवाने, धीरज ने कहा। भैया, मुझे लग रहा है कोई पीछे बैठा है। राजू ने रियर व्यू मिरर देखा। ट्रक की पिछली सीट, जो हमेशा खाली रहती थी, आज वहां एक आकृति बैठी हुई दिख रही थी। झुकी गर्दन, खुले बाल, सफेद साड़ी। उसने मुस्कुराकर सिर उठाया, लेकिन चेहरा नहीं था, बस दो जलते गड्ढे। राजू ने तुरंत ब्रेक मारा। ट्रक झटके से रुका। पीछे कुछ नहीं था। आकृति गायब थी, पर अब ट्रक में एक और सुगंध थी, चंदन और जलाए गए कपूर जैसी। ये घाट हर ट्रक ड्राइवर की परीक्षा लेता है, राजू ने धीमे से कहा। क्यों भैया? क्योंकि यहां जो दिखता है वो हमेशा रास्ता नहीं बताता, कभी कभी वो रास्ते से भटकाने आता है। अध्याय 3। पुराने ढाबे की औरत राजू और धीरज दोनों सहमे हुए थे, लेकिन ट्रक को रुकाना विकल्प नहीं था। अब लगभग रात के 1:30 का समय था। घाट का कठिन हिस्सा पार करते ही उन्हें एक छोटा सा ढाबा दिखाई दिया। शिव शक्ति ढाबा, जो पुराने जमाने का लग रहा था, लेकिन चाय की महक से भरा हुआ। राजू ने ट्रक साइड में खड़ा किया। चल, चाय पीते हैं, शायद दिमाग ठंडा हो, राजू ने कहा। ढाबा सुनसान था। एक पुराना रेडियो धीमे स्वर में भजन बजा रहा था। धीरज ने इधर उधर देखा। कोई ग्राहक नहीं, कोई आवाज नहीं। बस एक बुजुर्ग औरत चूल्हे के पास बैठी थी, सफेद धोती में, चेहरे पर झुर्रियां, लेकिन आंखें बेहद तेज। चाय चाहिए?
उसने बिना पूछे ही चाय बनानी शुरू कर दी। राजू और धीरज चुपचाप बैठ गए। औरत ने एक बात बिना देखे ही कही, तुमने उसे देखा है? राजू चौंक गया। "क- किसकी बात कर रही हो?" "वही जिसकी सफेद साड़ी की सिलवटें अब तक तुम्हारे ट्रक की सीट पर बसी हैं।" राजू ने कांपते हुए पूछा। "तुम जानती हो वो कौन है?" बुजुर्ग औरत ने जवाब नहीं दिया, बस अपनी उंगलियों से आग के पास रखी राख को उठाया और ट्रक के नंबर की दिशा में फेंका। "अगर 2 घंटे में घाट पार नहीं किया तो ट्रक नहीं बचेगा, तुम भी नहीं।" धीरज अब रोने को था। "भैया, चलो यहाँ से, ये ढाबा ही भूतिया लग रहा है।" राजू ने जेब से रुपये निकालकर औरत की ओर बढ़ाए, पर वो वहां नहीं थी। औरत गायब थी। चाय के दोनों कप वहीं पड़े थे, लेकिन चाय अभी तक गर्म और धुआंधार थी। राजू और धीरज ट्रक में बैठे और बिना पीछे देखे दौड़ पड़े। पीछे रेडियो अब फिर बजने लगा था। "मुझे तू मिल गया।" लेकिन आवाज एक औरत की थी, और वो गाना नहीं गा रही थी, वो उन्हें बुला रही थी। अध्याय 4। पीछे मत देखना। ट्रक अब लोनावाला घाट की ओर बढ़ रहा था। तेज ढलान, घुमावदार रास्ते और दूर दूर तक कोई दूसरा वाहन नहीं। राजू की उंगलियां स्टीयरिंग पर कस चुकी थीं। धीरज बिल्कुल शांत था, लेकिन उसकी आंखें लगातार पीछे की सीट की ओर देखती रहीं, जहां कुछ था या शायद कोई। ट्रक की गति अब 60 से ऊपर नहीं जा रही थी। इंजन सही था, गियर सही, फिर भी ट्रक पर कोई बोझ महसूस हो रहा था। तभी धीरज ने धीमे से कहा, भैया, वो फिर से आ गई। राजू ने कुछ नहीं कहा। धीरज की आवाज कांप रही थी, लेकिन वह मानो किसी आदेश की तरह बोल रहा था। उसने कहा है, पीछे मत देखना, नहीं तो तुम भी वहीं रह जाओगे। राजू का माथा पसीने से भीग गया। तभी ट्रक के दोनों साइड मिरर अपने आप झुक गए, जैसे कोई उन्हें अंदर से मोड़ रहा हो। पीछे देखने की हर राह बंद कर दी गई। धीरज, क्या वो? हाँ भैया, वो अब सीट के नीचे बैठी है। राजू की सांस रुक गई। ट्रक में कोई आवाज नहीं थी, लेकिन ठंड अचानक 10 डिग्री कम हो गई थी। फिर एक धीमा हंसी का स्वर उभरा। तुमने देखा, मैंने मना किया था। ट्रक की हेडलाइट्स एक पल को बुझ गईं। अंधेरे में ट्रक दौड़ रहा था, घाट के एक घुमाव पर, और बस एक छोटी सी चूक मौत बन सकती थी। लेकिन फिर, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने ट्रक को मोड़ दिया। लाइटें वापस आईं। धीरज बेहोश हो गया। राजू ने पहली बार नीचे झांका। एक जोड़ी पैर ट्रक की केबिन के फर्श पर रखे थे, उल्टे और हवा में तैर रहे थे। अध्याय 5। लोखंड वाला घाट का मोड़। घड़ी में रात के 2 बज 40 मिनट चुके थे। ट्रक अब लोखंड वाला घाट के सबसे घुमावदार हिस्से में प्रवेश कर चुका था। ये मोड़ छोटा जरूर था, लेकिन हादसों की लंबी फहरिस्त इसकी पहचान थी। राजू ने ट्रक की स्पीड कम कर दी। धीरज अभी भी अचेत पड़ा था, और ट्रक की केबिन में सन्नाटा था। पर वो परछाई अब भी उसके बगल की सीट पर बैठी थी। एक समय ऐसा आया जब ट्रक को जरा सा दाएं मोड़ना था, लेकिन स्टीयरिंग अपने आप बाएं घूमने लगा। राजू जोर लगाकर स्टीयरिंग सीधा करता, लेकिन वो मानो किसी और के हाथ में था, जैसे कोई उसे घाट के नीचे गिराना चाहता हो। तभी उसने सुना, राजू। उसने चौंक कर देखा। सफेद साड़ी में वही औरत अब उसके ठीक सामने बोनट पर खड़ी थी। उसका चेहरा काला, बिना आंखों का, और मुंह इतना बड़ा कि पूरे शीशे पर फैल चुका था। राजू की चीख निकल गई। ट्रक का कंट्रोल गया। धड़ाम! ट्रक मोड़ पर जाकर रुक गया। कुछ ही इंच दूर गहरी खाई थी। राजू ने धड़कते दिल से देखा। औरत गायब थी। लेकिन तभी पीछे से आवाज आई, तू बच गया, पर वो नहीं बचेगा। राजू ने धीरज की ओर देखा। धीरज के माथे पर एक लाल निशान था, और उसकी नाक से खून बह रहा था। फिर ट्रक की हेडलाइट्स एक दुर्घटना स्थल पर पड़ी। मोड़ पर एक टूटी फूटी पुरानी बस पड़ी थी, जंग खाई हुई, और उस पर लिखा था, सपनों की बस, पुणे। रजिस्ट्रेशन MH 12E 4040। राजू नीचे उतरा। बस को छूते ही उसके हाथ जल गए। बस गर्म थी, जैसे उसे अभी अभी आग लगी हो, पर वहां कोई नहीं था। फिर एक औरत की दर्द भरी चीख घाट में गूंज उठी, मैं अब भी इसी मोड़ पर रुकी हूं, कोई मुझे घर नहीं ले गया। अध्याय 6।
1971 की दुर्घटना। राजू ने धीरज को सहारा देकर ट्रक की पिछली सीट पर लिटा दिया। ट्रक की हेडलाइट अब भी उस जली हुई पुरानी बस पर टिके हुए थी। वह मोड़ अब सन्नाटा नहीं, बल्कि अतीत की चीखों से गूंज रहा था। राजू कुछ देर वहीं बैठा रहा, फिर ट्रक का रेडियो अपने आप चालू हो गया। लेकिन इस बार कोई गाना नहीं, बल्कि एक पुरानी घोषणा की रिकॉर्डिंग चल रही थी। बस MH12E4040 पुणे से मुंबई के लिए रवाना हो चुकी है। कृपया अपनी सीट बेल्ट बांध लें, हम घाट सेक्शन से होकर गुजरेंगे। राजू सन्न रह गया। क्या वह रेडियो भूतकाल की आवाजें सुना रहा था? और तभी बिजली की तरह एक फ्लैश हुआ। राजू को दिखा, घाट का वही मोड़, दिन का उजाला, और वही बस, बिल्कुल ठीक ठाक हालत में। बस के अंदर 20 से ज्यादा यात्री और ड्राइवर की बगल में बैठी एक महिला, लगभग 25 वर्ष की, सफेद साड़ी में, माथे पर सिंदूर, गोद में एक छोटा बच्चा। वही औरत। फिर अचानक बस की ब्रेक फेल हो जाती है। घाट पर कंट्रोल छूटता है। यात्री चीखते हैं। ड्राइवर कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन मोड़ पर बस पलटती है और गहरी खाई में गिर जाती है। भयानक विस्फोट। राजू हांफता हुआ होश में आता है। उसका चेहरा पसीने से भीगा हुआ है। उसे अब समझ आ चुका था, वह औरत कोई भटकती आत्मा नहीं थी। वह एक माँ थी, जिसकी बस कभी मंजिल तक नहीं पहुंची, जिसकी मौत को कभी किसी ने याद नहीं किया, लेकिन उसका इंतजार अब भी उसी मोड़ पर है। और जो भी रात के वक्त उस मोड़ से गुजरता है, वो या तो उसे देखता है या फिर हमेशा के लिए वहीं रुक जाता है। अध्याय 7। वापसी का रास्ता बंद है। राजू ने ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश की। इंजन पूरी ताकत से घूमता रहा, लेकिन ट्रक स्टार्ट नहीं हुआ। धीरज, राजू ने उसे झंझोरा। धीरज अब भी अचेत था, लेकिन होंठ कुछ बड़बड़ा रहे थे। घर घर वापस नहीं जाऊंगा। वो खड़ी है, रास्ता रोक रही है। राजू ने बाहर देखा। घाट के मोड़ पर अब कोहरा गहराता जा रहा था। ट्रक की लाइट मुश्किल से 10 फीट आगे तक ही जा रही थी, और उस धुंध के बीच एक धुंधली आकृति ट्रक के ठीक सामने खड़ी थी। सफेद साड़ी, खुले बाल, वही औरत। राजू ने आंखें बंद की। मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है, मुझे जाने दे, उसने धीरे से कहा। और तभी एक झटका, ट्रक अपने आप स्टार्ट हो गया, लेकिन गियर रिवर्स में चला गया। ट्रक पीछे की ओर दौड़ने लगा। राजू ने ब्रेक मारा, स्टीयरिंग घुमाया, लेकिन सब बेकार। ट्रक अब पीछे की ओर घाट के उस पुराने मोड़ की ओर लौट रहा था, जहां उस बस का ढांचा पड़ा था। और तभी ट्रक अपने आप रुक गया। सामने घाट की खाई थी, और उसके एकदम किनारे पर सफेद साड़ी में वो औरत अब गोद में बच्चा ली बैठी थी। चेहरा शांत, लेकिन आंखों में अग्नि। उसने धीरे से कहा, क्योंकि तुमने देखा है मुझे, अब तुम भी मेरी तरह इस मोड़ का हिस्सा बन जाओगे। राजू कांपने लगा। नहीं, मैं तो सिर्फ एक ड्राइवर हूं, मुझे जाने दो। औरत कुछ देर चुप रही, फिर अचानक उसकी आंखों से खून बहने लगा, और उसने कहा, जो मुझे नहीं पहचानते वो बच जाते हैं, लेकिन तुमने मेरा अतीत देख लिया है, अब तुम वापस नहीं जा सकते। ट्रक के टायर अपने आप पंचर हो गए। ईंधन टंकी से डीजल लीक होने लगा। अब वो घाट ट्रक के लिए कब्र बन चुका था। अध्याय 8। तीसरा ड्राइवर। घाट में रात गहराती जा रही थी। धीरज अब होश में आने लगा था, लेकिन बहुत कमजोर था। राजू ट्रक से बाहर निकला, झाड़ियों के पास जाकर बैठ गया। चारों ओर सन्नाटा, सिर्फ पत्तों की सरसराहट और कभी कभी किसी जानवर की दूर से आती आवाज। तभी दूर घाट के नीचे वाली सड़क से एक पुरानी जीप की हेडलाइट दिखाई दी। राजू पहले तो चौंका, लेकिन फिर जीप धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी और पास आकर रुक गई। जीप से उतरा एक 60 से 65 साल का बूढ़ा आदमी, सर पर पुरानी टोपी, गर्दन में रुमाल, आंखों में थकान, और चेहरे पर ऐसा भाव जैसे वो बहुत कुछ देख चुका हो। फंस गए? उसने पूछा। राजू ने कहा, आपको कैसे पता? बूढ़ा आदमी मुस्कुराया। मैंने भी देखा था, आज से 35 साल पहले, और मैं तब से हर उस आदमी को ढूंढता हूं जो उसके रास्ते में आ जाता है। कौन हो आप? नाम नहीं बताता, पर लोग मुझे कहते हैं तीसरा ड्राइवर। राजू भौंचक्का रह गया। बूढ़े ने कहा, तू पहला नहीं है,
और आखिरी भी नहीं होगा। वो औरत कोई भटकती आत्मा नहीं, वो एक शापित आत्मा है जिसे उसके अपने पति ने मारा था। बस उसी घाट पर जहां अब तू खड़ा है। राजू कांप गया। पति? मगर वो तो बस दुर्घटना थी। नहीं, बूढ़े ने कहा, दुर्घटना नहीं, साजिश। उसका पति उसे मारकर बस में आग लगाना चाहता था क्योंकि वो किसी और से प्यार करता था। लेकिन औरत और बच्चा दोनों जल गए और उस दिन से घाट ने उसे अपना लिया। राजू की आंखों में आंसू थे। क्या मैं बच सकता हूं? बूढ़ा बोला। अगर तू उसका सत्य उजागर कर दे, लोगों को उसकी कहानी सुना दे, तो शायद उसे मुक्ति मिल जाए, या शायद तू हमेशा के लिए इसी घाट का हिस्सा बन जाए। राजू ने धीरे से पूछा, और आप? बूढ़ा आदमी मुड़ा, जीप में बैठा और जाते जाते सिर्फ एक बात कहा, मैं कभी नहीं बचा, बस अब दूसरों को चेतावनी देता हूं। जीप धीरे धीरे कोहरे में गायब हो गई। अध्याय 9। शाप का टूटना। राजू अब समझ चुका था कि वो कोई आम हादसा नहीं था। वो एक धोखे की आग थी जिसने एक माँ और उसके बच्चे को जिंदा जला दिया था। अब राजू को तय करना था, क्या वो सिर्फ जान बचाकर भाग जाए या उस औरत की मुक्ति का कारण बने। ट्रक अब भी उसी मोड़ पर खड़ा था। धीरज की हालत कुछ बेहतर थी, लेकिन वो अब भी डरा हुआ था। राजू ट्रक से बाहर निकला और घाट की चट्टानों के बीच से उतरने लगा, वहीं जहां 1971 में वो बस गिरी थी। नीचे पहुंचकर उसे एक जली हुई हड्डियों की ढेर मिली। उस पर अब तक राख और पुराने चूड़ी खड़े पड़े हुए थे, और वहीं खड़ी थी वो औरत सफेद साड़ी में, अब गोद में बच्चा नहीं, बल्कि जलती आंखों में एक सवाल। राजू ने कहा, मैं जानता हूं तुम्हारे साथ धोखा हुआ था, मैं तुम्हें सच में घर पहुंचाना चाहता हूं। और उसने अपना मोबाइल निकाला, लाइट ऑन की, कैमरा चालू किया और उस पूरी जगह का वीडियो रिकॉर्ड करने लगा। वो हड्डियां, वो जले हुए निशान और उस घाट पर 1971 की रजिस्ट्रेशन प्लेट वाला बस का ढांचा। फिर उसने वही वीडियो यूट्यूब पर अपलोड कर दिया। 1971 की पुणे बस दुर्घटना, सच्चाई या आत्मा का शाप। और जैसे ही वीडियो लाइव हुआ, एक जोरदार चीख घाट में गूंजी। औरत की आत्मा कांप उठी, उसकी सफेद साड़ी हवा में उड़ने लगी, बाल बिखर गए। उसने जोर से कहा, अब लोग जानेंगे, अब मैं जा सकती हूँ। एक तेज प्रकाश हुआ और औरत धीरे धीरे रोशनी में विलीन हो गई। बस की ढांचा धीरे धीरे मिटने लगा, जली हुई हड्डियां राख बन गई। ट्रक के इंजन में अचानक जान आ गई और राजू की घड़ी में समय बदलकर 5 बजे सुबह हो गया। अध्याय 10। एक नई सुबह, एक अधूरी कहानी। घाट में सुबह की रोशनी फैल चुकी थी। राजू और धीरज दोनों ट्रक में थे। धीरज की आंखों में अब डर की जगह सुकून था। राजू ने ट्रक स्टार्ट किया, इस बार बिना किसी अड़चन के। घाट का वो मोड़ जहां रात को कोहरा और चीखें थीं, अब शांत और सुंदर दिख रहा था, जैसे कुछ भी अजीब कभी हुआ ही नहीं। लेकिन राजू को सब याद था, वो औरत, उसका दर्द, उसका बच्चा और वो तीसरा ड्राइवर। धीरज ने कहा, भाई, हम लोग वापस जा सकते हैं? राजू मुस्कुराया, अब हाँ, लेकिन एक काम करना होगा। क्या? इस कहानी को सबको सुनाना होगा, ताकि कोई और इस मोड़ पर भटक ना जाए। उन्होंने ट्रक आगे बढ़ाया। रास्ता अब साफ था। मुंबई की ओर लौटते वक्त दोनों चुप थे, लेकिन राजू के मन में एक विचार था, क्या आत्मा सचमुच मुक्त हुई या उसने सिर्फ एक नया रूप ले लिया? सूर्योदय 1 हफ्ता बाद। राजू ने उस रात की सारी रिकॉर्डिंग, वीडियो फुटेज और पुराने अखबारों की कतरने मिलाकर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई, घाट की अधूरी माँ, और उसे यूट्यूब पर अपलोड किया। वीडियो वायरल हो गया। लाखों लोगों ने उसे देखा। किसी ने कहानी को झूठा कहा, किसी ने सबसे सच्चा डर। राजू को कई न्यूज चैनलों ने बुलाया, लेकिन वो सिर्फ एक बात कहता, मैंने सिर्फ एक माँ को उसकी मंजिल तक पहुंचाया। पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई। 1 महीने बाद वही घाट, रात के 2:47 पर एक नई ट्रक घाट पर चढ़ रही थी। ड्राइवर अकेला था। अचानक रेडियो अपने आप चालू हुआ, बस MH 12E4040 पुणे से मुंबई के लिए रवाना हो चुकी है। ड्राइवर ने घबराकर रेडियो बंद किया।
और तभी उसने रियर व्यू मिरर में देखा, एक औरत सफेद साड़ी में उसकी ट्रक की पिछली सीट पर बैठी थी।